नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि हम पिछले कुछ सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं 2018 आरपीएससी के द्वारा दिया गया सेकंड ग्रेड मैथ्स परीक्षा का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के टारगेट रखते हुए, उस परीक्षा को टारगेट बनाते हुए कि भाई इस प्रश्न पत्र में किस किस प्रकार के प्रश्न थे, क्या हम लोग उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिस स्तर पर हमारा सिलेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने 105 प्रश्न यानी 105 सवाल उस पेपर के हल कर लिए थे। और मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं कि उन 105 प्रश्नों में से लगभग हमारे 25 प्रश्न के आसपास में थोड़े से टिपिकल प्रश्न हमारे हो सकते थे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आपका जो है 80% यानी 80 प्रश्न हमारे आसान या एवरेज लेवल के हमारे प्रश्न थे और हम उन 80 प्रश्नों को निश्चित रूप से हल करने की स्थिति में थे। चलिए आज के लिए बात करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर हम में से कुछ ऑडियंस नहीं है और अगर आज ही वो इस चीज को देख रहे हैं तो आपसे बात करूंगा कि भी आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले वाले सारे के सारे जो वीडियो हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी जो वीडियोज हैं जो 2018 का पेपर सॉल्यूशन है वो उसको आप 1 बाय 1 देख लें। ठीक है सर, चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। भाई आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 106 के साथ में, क्योंकि 105 तक के प्रश्न हमारे पिछले वीडियोस के अंदर हो चुके हैं और रोज का हम लोग ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, है ना। 40-45 मिनट का जो समय है आपका बड़ा कीमती समय है, उसमें से इस केवल 40-45 मिनट के समय के अंदर हम लोग 15-15 है ना, कभी 10 कभी 12 इस प्रकार से 15 के एवरेज से हम लोग अपने प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, एक कण की t सेकंड में तय की गई दूरी s को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी जो डिस्टेंस है s रिप्रेजेंट बाय अ टाइम इक्वेशन s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमारा प्रश्न कह रहा है एक सेकंड के पश्चात उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास में दूरी और समय आपके पास में है, यानी दूरी समय के साथ में संबंध रखती है, तो आपके पास में वेलोसिटी या चाल जो स्पीड की बात करते हैं वो किसके बराबर होता है सर? तो v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी, यानी ये वेलोसिटी आपकी होगी। और मुझे कुछ भी नहीं करना है सर, मुझे v को ज्ञात करना है, वेलोसिटी, क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा है उसकी गति कितनी है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है। और मुझे केवल और केवल जो s वाला जो फंक्शन ऑफ t है उसका अवकलन करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, विथ रेस्पेक्ट टू t की बात करनी है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर, प्लस में कितना है 4t और प्लस में कितना है 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हमारा प्रश्न कह रहा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, तो 3 t का मान 1 का स्क्वायर हो गया 4, t का मान 1 हो गया प्लस 1। अब ये पोजीशन हो गई 3 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया सर 8 हो गया। तो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब मुझे बताइए ये प्रश्न क्या टिपिकल है सर? आसान प्रश्न है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो हम ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में इस बार भी मिल जाएंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न है हमारा, ये जो है आपका प्रश्न गलत है सर, और इसको जो है आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ कुछ गलती रही है ना। अब ये ना तो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, कहीं कुछ जो है मिक्स हो गया है प्रश्न बेसिकली। ठीक है, इसलिए जो है, क्योंकि ये जो आपके रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स कुछ अलग चीजों को शो कर रहे हैं और प्रश्न आपका अलग है, यानी दोनों के अंदर कहीं कोई मैच नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रेखाएं परस्पर लंबवत है तो के का मान क्या होगा। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है। दो रेखाएं अगर लंबवत होती है तो के का मान क्या है, और रेखाएं लंबवत कब होती है, सबसे पहले ध्यान देना। भाई आपके रेखाओं की अगर मैं बात करता हूं तो रेखाओं का समीकरण x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1, ये पहली रेखा है। और दूसरी रेखा के लिए x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2, ये आपकी दूसरी रेखा है। और जब हमारा प्रश्न कह रहा है कि रेखाएं लंबवत होगी, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, रेखाएं
लंबवत होने के लिए बहुत आसान सी कंडीशन है जो लगभग हम लोगों को याद है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। मुझे इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन अब ध्यान देना सर, मैं यहाँ पर अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा के साथ में बात कर रहा हूँ। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी गलती की संभावना हो सकती है अगर आपकी समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि अंश के अंदर आपको x दिखना चाहिए, उसका गुणांक 1 होना चाहिए, y दिखे उसका गुणांक 1 हो, z दिखे उसका गुणांक 1 हो, पीछे अचर पद होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं किया कि भी समीकरण में x y z के गुणांक में कहीं 2 डाल दिया, कहीं 3 डाल दिया, कहीं क्रम बदलते हुए अचर पद को आगे कर दिया, x y का पद पीछे की ओर कर दिया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस प्रश्न को। तो पता लगा कि भाई यहाँ जो आपकी दो समीकरण है वह x माइनस 1 बट्टा माइनस 3 बराबर y माइनस 2 बट्टा 2 के बराबर z माइनस 3 बट्टा 2, ये आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है सर। x y z अचर पद पीछे की ओर है, और इसी क्रम के अंदर x माइनस 1 बट्टा 3 के बराबर y माइनस 5 बट्टा 1 बराबर z माइनस 6 बट्टा माइनस 5। तो दोनों ही समीकरण आपके स्टैंडर्ड फॉर्म सम्मित रूप के अंदर है। तो इसलिए हम सीधा सीधा रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, लंबवत होने की कंडीशन की बात कर सकते हैं, लंबवत होने के लिए। और जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो L1 L2 का मतलब है इन दोनों का गुणा, 3k का माइनस 3 से गुणा, M1 M2 के लिए 2k का 1 से गुणा, और N1 N2 का 2 का माइनस 5 से गुणा बराबर 0। जब मैं इसको देखता हूं तो माइनस का 9k प्लस में 2k माइनस में 10 बराबर 0। सॉल्व करने पर 2k माइनस 7k है सर, है ना, माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस 7 के बराबर 10 हो गया, और k का मान पक्षांतरण कर दिया माइनस 10 बटा 7। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा दिया जाएगा। तो ये प्रश्न भी जो है आपका औसत दर्जे का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो कर लेंगे सर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले वाला जो प्रश्न था हमारा, है ना, ये वाला प्रश्न, ये तो आसान प्रश्न था, तो ये तो लगभग सभी लोग कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार के जो औसत स्तर के प्रश्न कर लेगा उसका चयन हो जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये है सर, ठीक है ना। तो रेखाएं लंबवत होने की कंडीशन आपकी जानकारी में होना चाहिए, और हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक पतंग क्षैतिज तल से 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। अ काइट इज फ्लाइंग ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। पतंग की डोर की लंबाई 120 मीटर है, पतंग की क्षैतिज तल से ऊंचाई कितनी है? सर इससे आसान प्रश्न शायद नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्न ने कहा एक पतंग उड़ रही है सर, मान लेते हैं इस प्रकार से पतंग को उड़ा देते हैं हम लोग। ये यहां पर मान लिया आपकी पतंग है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। प्रश्न ने कहा क्षैतिज तल से 60 डिग्री कोण पर उड़ती है, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। पतंग की डोर 120 मीटर लंबी है, तो ये 120 मीटर लंबी हो गई। और प्रश्न कह रहा है पतंग की क्षैतिज तल से ऊंचाई कितनी है। अब ये इतना आसान सा प्रश्न हो गया, और मैं समझता हूं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला विद्यार्थी तो इसको करेगा ही करेगा सर, है ना। कुछ भी नहीं आता हम लोगों को, फिर भी ये प्रश्न कर लेंगे, तो ये आसान प्रश्न की कैटेगरी में हो गया। तो आसान तो होंगे ही होंगे सर, सबसे हो जाएंगे। एवरेज लेवल के प्रश्न जो कर लेगा सिलेक्शन उसका है। चलिए, तो यहाँ पर सीधी बात कर सकता हूँ मैं, ये आपका क्या हो गया सर, ये लंब हो गया, है ना, थीटा के सामने वाला, और ये 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो मैं लाल कक्का वाला फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, या हमारे कुछ दोस्त जो यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से h बटा कर्ण 120 बराबर साइन 60 का मान सीधा लिख देता हूँ। थीटा 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 का मान क्या हो गया, √3/2। 2 के पहाड़े से 120 कट जाएगा हमारा 60 बार, और वज्र गुणा करने पर h का मान क्या होगा सर, 60 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी जो है आपके लिए आसान रहा है, और पहले से ही आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से आता होगा। चलिए एक चीज़ और बात करते हैं कि भाई आप लोगों के जो है वैल्यूएबल कमेंट्स जो आते हैं ना, उससे जो है कई चीज़ें आगे भविष्य में तय करने में मदद मिलती है। तो आप लोगों के कमेंट्स, है ना, कुछ कमेंट्स जो है पब्लिकली भी आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स जो है मुझे पर्सनल
मेरे इनबॉक्स के अंदर भी आ रहे हैं, और उन कमेंट्स के अंदर अधिकांश का जो बहुमत ये कहता है कि सर ये पेपर करवाना है, और इस पेपर को करवाने के बाद में एक 2016 का पेपर भी करवा दो, और 2016 के बाद में ग्रेजुएशन का कुछ टॉपिक्स है ना, एक एक घंटे की क्लास लेते हुए आधा आधा पौन पौन घंटा जाना, जैसा समय मिलता है उस हिसाब से आप उस क्लास को लेकर के मोटे मोटे तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक है ना, कि ये पेपर हम लोग जो डिस्कस कर लेंगे, फिर इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा समय रोज का आपका कीमती समय में से लगभग पौन घंटे का समय लेते हुए आगे बढ़ेंगे, 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में जो है कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जो है ग्रेजुएशन वाले पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद में लगातार इस चैनल के ऊपर जब आप बने रहेंगे तो उसके तुरंत बाद यानी सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के बाद में रीट का मैटर भी जो हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर लेते रहेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी समझने का हम लोग प्रयास भी करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, किस परिस्थिति में सरल रेखा x माइनस एक्स जीरो अपॉन एल, देखिए मैं रेखा को वापस लिख देता हूं, रेखा है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस वाई जीरो अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस जेड जीरो अपॉन एन, और प्रश्न कह रहा है एक्स वाई समतल के, है ना, एक्स वाई समतल के समांतर होगी। अब ध्यान दीजिए, रेखा जब समतल के समांतर होती है तो कंडीशन जो है आपकी साइन की हो जाती है कोण वाली, और जो दो रेखाओं के लंबवत होने कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, या दो समतलों के लंबवत होने कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, वह जो लंबवत की कंडीशन है वो अब यहां पर समांतर के लिए लगने वाली है, क्योंकि आपका प्रश्न एक रेखा की बात कर रहा है और दूसरा समतल की बात कर रहा है, और इसका जो कोण होता है वो साइन के पदों में दिया जाता है। तो बताइए, रेखा और समतल समांतर कब होगा सर? लाइन पैरेलल टू प्लेन, और हमारी कंडीशन होगी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न के अंदर मेरे पास में एल है, एम है, एन है, ये तो मेरे पास में है, जो कि रेखा के द्वारा उसके डायरेक्शन रेशियोज के रूप में है। ए बी सी नहीं है सर। अब ध्यान दीजिए सर, प्रश्न बड़ा आसान है, आप लोग भी सोच रहे होंगे इस प्रश्न के बारे में अभी कि भी क्या करना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए, कैसे करेंगे, लगता है हमको बड़ा कॉम्प्लिकेट प्रश्न है। अगर मान लिया मैं कहता कि यहाँ एक्स वाई समतल के स्थान पर कोई समतल का समीकरण दे दिया जाता तो क्या उत्तर नहीं निकलता क्या? तो यहाँ टेक्निकल चीज क्या है सर? बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स वाई समतल का समीकरण क्या है? तो एक्स वाई समतल, इसीलिए मैंने यहाँ पर जगह स्पेस छोड़ा था। एक्स वाई समतल का मतलब होता है z बराबर 0। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई एक्स वाई समतल के अंदर x का मान होगा, y का मान होगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट नहीं होगा। समझ गए? इसलिए एक्स वाई समतल का समीकरण क्या है? z बराबर 0 है। तो कुल मिलाकर के देखो, प्रश्न देखने में लग रहा है बड़ा खतरनाक, कितना होगा, लेकिन है कुछ भी नहीं सर। और एक्स वाई समतल की जहां बात करूंगा तो z बराबर 0 का मतलब हो गया 0x प्लस 0y प्लस z बराबर 0। और जब मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए सर, a b और c के मान, ये रहा आपका a का मान 0, ये रहा b का मान 0, और c का जो मान रहेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। और ये जब आपके दिमाग में आ गया तो फटाक से उत्तर निकालें, a का मान 0, b का मान 0, c का मान 1 गुणा n बराबर 0, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया सर? n बराबर 0। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सा हमारा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को करने में, है ना, जो अनुभव के आधार पर मैं बता कर रहा हूं कि विद्यार्थियों को यहाँ थोड़ी सी इस प्रश्न में दिक्कत रही थी, लेकिन है प्रश्न में कुछ भी नहीं। तो ऐसी दिक्कत हो सकती है, और बाहर निकल कर जब देखेंगे तो ये भी हो सकता है, अरे यार इतना आसान सवाल क्यों छोड़ करके आया। तो ये परीक्षा का पार्ट है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सा तरीका मुख्य रूप से नियतन समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त होता है? नियतन समस्याओं का मतलब है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम, देखिए सर, असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए एक ही तरीका आप यूज किया करते हैं, और असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हंगेरियन मेथड आपका यूज होता है असाइनमेंट के लिए। और बाकी देखो जो है ना,
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बात हो रही है, या वोगेल जो है अनुमान विधि है, ये सारे के सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए यूज हुआ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहा, न्यूटन असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए जो मेथड काम में आता है वो हंगेरियन मेथड है। चलिए अगला सवाल देखो, कितना आसान सा सवाल है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। प्रश्न हमारा कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P, ये जो है मान लेते हैं केंद्र बिंदु O माना, तो O से लेकर के P तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ऐसा प्रश्न कहता है। हमारा प्रश्न ये भी कहता है कि P से उस बिंदु से उस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है हमारी, ठीक है, ये इस प्रकार से मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि अगर मैं इसको A बिंदु देता हूं तो A से P तक की दूरी कितनी है, ठीक है ना। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या की क्या होती है सर, लंबवत होती है, और O से A की दूरी कितनी है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया 90 के सामने ये 5 कर्ण हैं, और अगर ये 5 कर्ण हैं और ये 3 आपकी एक भुजा हो गई, तो पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रयोग कर सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा सर, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं समझता हूं कि बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है सर। तो आप देख पा रहे होंगे 105 से लेकर के 112 तक के प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं सर, और इसके अंदर से मुश्किल से कोई एक आधा प्रश्न आपको मिला होगा, इक्का दुक्का, जिसके अंदर आपको लगा होगा कि यहां पर क्या करना चाहिए, अदरवाइज बहुत आसान से आपके प्रश्न परीक्षाओं में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 360 के भाजकों की कुल संख्या है। 360 के भाजक, भाजक का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है सर, डिवाइजर्स की बात करते हैं, कुल संख्या। और क्लास के अंदर आपने बड़ा आपने जब पढ़ा होगा इसको, जब भी है ना, तो बड़े डिटेल के अंदर आपने बात की होगी भाजकों की संख्या क्या है, सम भाजक क्या है, विषम भाजक क्या है ना, जो पूर्ण वर्ग भाजक है उनकी संख्या क्या है, जो पूर्ण घन भाजक है उनकी संख्या क्या है। तो फिलहाल यहां से बात करता हूं मैं 360 के भाजकों की संख्या, तो मुझे 360 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 360। जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 2 का भाग गया 180 बार, फिर 2 का भाग गया 90 बार, फिर 2 का भाग गया इसमें 45 बार, 3 का भाग जाने पर 15 बार, फिर 3 का भाग गया 5 बार, और 5 का भाग गया 1 बार। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स कर लिए 360 के, और जैसे ही 360 के प्राइम फैक्टर्स किए, और ये प्राइम फैक्टर्स हुए 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए सर, ये हो गया 8, 9 और 5, ठीक है ना, 8 9 72 और 5 से गुणा करने पर 360 बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाजकों की संख्या में क्या करेंगे हम लोग, भाजकों की संख्या के लिए पावर प्लस 1 करना है, पावर प्लस 1 यानी जो घात है उस घात में आपको 1 जोड़ना है और गुणा करना है। तो देखिए पहली पावर, पहली घात 2 की 3 है, उसमें 1 जोड़ना, 3 की घात 2 है तो घात में 1 जोड़ना, 2 प्लस 1 करना, और 5 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ना। तो कुल मिलाकर के 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12, और 12 का 2 से गुणा कितना हो गया 24। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर रहा। तो ये भी आसान प्रश्न है आपका, बहुत टिपिकल सा प्रश्न नहीं है। चलें और आगे बढ़ते हैं। यदि f एक परिबद्ध फलन है और p स्टार p के विभाजन का एक रिफाइनमेंट है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सर, इस प्रश्न को जो है मोस्टली हम में से अधिकांश विद्यार्थी छोड़ करके आए थे। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो रिफाइनमेंट होता है वह p से हमेशा बड़ा होता है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो p स्टार है वह p के रिफाइनमेंट यानी उसको p स्टार की वैल्यू बड़ी है। अब यहां पर देखें सर p स्टार कहां बड़ा हो रहा है, तो पता लगा l वाली बात कर रही है ना, तो l एफ पी स्टार इज ग्रेटर इक्वल टू एल एफ पी, ठीक है सर। चलें आगे बढ़ते हैं। ये भी सीधा अप्रोच था लेकिन शायद नहीं कर सकते थे। एक पिंड को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका गया, यह पिंड कितने समय तक हवा में रहा। ध्यान दीजिए, आपके पास में 60 डिग्री का कोण कहां से आ रहा है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है।
एक पिंड को जो है ऐसा उछला गया, फेंका गया क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री के कोण पर, यानी अल्फा का मान हमारे पास में 60 डिग्री है। इनिशियल वेलोसिटी u आपके पास में 49 मीटर पर सेकंड के बारे में बात हो रही है, और प्रश्न कह रहा है कितने समय तक हवा में रहेगा, और कितने समय तक हवा में रहेगा इसका मतलब क्या है, उड्डयन काल ज्ञात करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ज्ञात करना है। ठीक है सर, उड्डयन काल, ठीक है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान दीजिए, जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर रहा हूं तो सीधे सीधे आपके दिमाग में क्या आएगा सर, 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया सर आपका। क्योंकि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में, ये जो महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगने वाला समय होता है वो u साइन अल्फा अपॉन जी होता है, और पूरा उड्डयन काल उसका डबल हो गया 2u साइन अल्फा अपॉन जी। डायरेक्ट अप्रोच है सर, यहाँ 3 से 4 ही तो फॉर्मूले हैं सर प्रक्षेप्य के अंदर। एक तो क्या है आपकी महत्तम ऊंचाई क्या है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। एक क्या है अधिकतम क्षैतिज परास, सॉरी क्षैतिज परास आर का मान क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी हो गया। महत्तम क्षैतिज परास की जहां बात करेंगे तो वहां अल्फा को 45 डिग्री करने पर यू स्क्वायर अपॉन जी, वो आपका जो है महत्तम क्षैतिज परास की बात हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक उड्डयन काल की बात है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय u साइन अल्फा अपॉन जी, और उड्डयन काल यानी पूरा का पूरा समय टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी। चलिए सर वैल्यूज को रख देते हैं, आपका उत्तर तैयार है। 2u प्रारंभिक वेग 49, साइन अल्फा का मतलब है साइन 60, सीधा मान रख दें √3/2 साइन 60 का मान, और g का मान 9.8, क्योंकि 49 से मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है, और जब तक कुछ नहीं कहा जाए सर तो g का मान जो है 9.8 ही आपको रखना होता है। तो ये दशमलव हटेगा, यहाँ पर 10 लिख दिया गया। 49 के पहाड़े से 2 बार काट दें, 2 से यह 2 कट गया, 2 से यह 5 कट गया, तो कुल मिलाकर के आपका उत्तर क्या रहा, 5√3 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके लिए सीधी सीधी डायरेक्ट अप्रोच का प्रश्न था। मैं इसको सरल नहीं कहूंगा, लेकिन एक एवरेज लेवल का आपका प्रश्न ये सीधा था आपका। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को करना चाहिए। एक निवेदन और भी था कि आप लोगों ने ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं तो ये यूट्यूब का चैनल आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें सर। न केवल आपके काम आने वाला है, बल्कि आपके साथियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप अपने साथियों को, अपने सहयोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप मोटिवेट करें। और इसी के साथ में जैसा कि हम में से कई विद्यार्थियों को जानकारी होगी कि भी प्ले स्टोर ऐप भावेश मैथ्स, इस प्ले स्टोर ऐप के ऊपर भी अभी वर्तमान में सेकंड ग्रेड के टारगेट करते हुए 5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें एक टेस्ट 150 सवाल और उन 150 सवालों का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो गया है। और आगामी अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में दूसरा टेस्ट, और फिर लगातार 4 दिनों के गैप से, है ना, 4 से 5 दिनों के गैप से तीसरा, चौथा और 5वां टेस्ट, लगभग 10 से 12 दिसंबर तक जो है वो टेस्ट सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में भी आपको 10 से 12 दिन का पर्याप्त समय मिलेगा जांचने के लिए, है ना, कि भाई आपकी तैयारी कितनी है, कैसी है, किस स्तर तक हम लोग कर सकते हैं प्रश्नों को। ये नहीं कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो सवाल जो है आ ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन आएंगे उस प्रकार के। आपकी तैयारी क्या है, क्या हम उसको प्रश्नों को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अवेलेबल है, आप उसको भी देखना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ में रीट के लिए भी वहाँ पर जो है कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना, रोज का एक वीडियो जो है उनको भी प्रोवाइड हो रहा है रीट मेंस के लिए। तो अगर आपके साथी हैं तो आप उनको भी ये सूचना प्रदान करें। और इसी प्रकार से मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिशन्स, यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस को छोड़ करके बाकी सभी सिलेबस के अंदर जो गणित विषय है उसके भी, और सीईटी के लिए भी जो वहां पर कोर्स अवेलेबल है। अगला जो प्रश्न है हमारा, भाई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, अपसारी है, दोलनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है सर, ठीक है। देखिए, जब आपके पास प्रश्न है भाई अभिसारी श्रेणी कब होती है, जब वह अनंत तक जाना है और उसका जो अनंत वैल्यू जो आपकी बनकर के आएगी वह क्या होगी, एक बिंदु पर केंद्रित होना, यानी एक यूनिक और फाइनाइट मान अगर आता है तो श्रेणी जो है अभिसारी है, कन्वर्जेंट हो जाती है। डाइवर्जेंट कब होती है,
जब उस श्रेणी के जो मान की बात होती है वो माइनस अनंत या प्लस अनंत होता है तो वह डाइवर्जेंट हो जाती है। और दोलनी कब होती है? जब मान तो फाइनाइट आता है लेकिन वह यूनिक नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है, तब वह दोलनीय होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यानी कुल मिलाकर के मुझे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करनी है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट के साथ में यूनिक भी होना चाहिए, तो अभिसारी होगी। अनंत आने पर अपसारी होगी, और फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नंबर नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो दोलनीय ऑसिलेटरी होगी, उसको ध्यान देना। तो मुझे बताइए यहां पर अगर मैं un की बात करता हूं तो मुझे बताइए nवां पद यहां पर क्या है सर? जब अंश को चेक करता हूं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या रूट n? देखिए पहला पद √1, दूसरा √2, तीसरा √3 यानी रूट ऑफ n। नीचे की ओर देखा तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, पहले पद में 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ये n+1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 की स्थिति बन रही है। अब आप चेक कर सकते हैं n का मान 1 लगाने पर 2, 2 लगाने पर 3, 3 लगाने पर 4, तो आपका nवां पद हो गया। और मुझे इसको चेक करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un के लिए चेक करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वर्गमूल n अपॉन n+1 होल स्क्वायर प्लस 1 के लिए चेक करना है, ठीक है। और जब मैं इसको चेक करता हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए सर, ये तो है वर्गमूल n। यहां से मैंने क्या किया, n यहां से जबरदस्ती बाहर कॉमन लिया, क्योंकि जब भी अनंत लिमिट होती है n की, x की, तो यहां पर 1/n का फॉर्मेशन चाहिए, ताकि 1/n यानी 1/∞ जो कि 0 आपका एक रिजल्ट मिल जाए आपको, ठीक है। तो यहां से n को आप कॉमन ले रहे हैं, और जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये बाहर की ओर n स्क्वायर के रूप में आया, 1 + 1/n होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्गमूल n के साथ में इसको काट रहा हूं। वर्गमूल n का मतलब है n की आधी घात, और n स्क्वायर का मतलब 2 घात, तो बच क्या गया n की 3/2 घात, ठीक है। डेढ़ घात बच गई, हाफ कट गया आपका। और यहां स्थिति बन रही हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n⁻³ 3/2, ठीक है, 1/n की घात 3/2, और यहां पर 1 + 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब जब मैं यहां से लेता हूं वैल्यूज को पुटअप करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, हमारी पोजीशन बन रही है अंश में 0 हो रहा है सर। देखो कारण क्या है भाई, ये जो परिणाम है वो अनंत है, और इस एक में जब भाग दे रहा हूं मैं उस अनंत का तो आपका रिजल्ट 0 बनेगा। और इसी क्रम में यहां पर 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 0/2 जो कि 0 हो गया। और जब ये 0 के ऊपर वैल्यू आती है इसका मतलब ये यूनिक भी हो गया, ये फाइनाइट भी हो गया, और हमारी श्रेणी कैसी हो गई, अभिसारी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये प्रश्न जो है एवरेज लेवल का प्रश्न था, ठीक है ना, बहुत टिपिकल श्रेणी का ये भी प्रश्न आपका नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भाई डबल इंटीग्रल, ये इस प्रकार से 0 से लेकर के π/2 है, 0 से लेकर के पाई की बात हो रही है, cos ऑफ x + y dx dy, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो पहला इंटीग्रल है वो पहले dx के लिए है, दूसरा जो इंटीग्रल है वो dy की वैल्यू के लिए है। क्लियर है? जो राइट मोस्ट है आपका dy, तो पहले y के रेस्पेक्ट में हम उसका समाकलन करने की बात करेंगे। ध्यान दीजिए समाकलन कैसे करने वाले भाई, देखो 0 से π/2 ये आपकी लिमिट है, इसको मैं बाहर कर देता हूं। ये लिमिट किसकी है सर, ये लिमिट x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन का क्रम है और जो dx dy का क्रम है वो सेम रहना है। तो ये आप x वाला अलग कर दिया, तो पीछे से dx अलग कर दिया मैंने कुल मिलाकर के, यानी x की लिमिट अलग कर दी और dx का पार्ट अलग कर दिया। अब पीछे क्या बचा हमारा प्रश्न, इंटीग्रेशन में 0 से पाई cos ऑफ x + y और dy, यानी सबसे पीछे से आप स्टार्ट कर रहे हैं सर, है ना, dy से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको ध्यान करें कि कैसे करना चाहिए मुझे इसको। तो यहां पर चैन रूल नाम की तो कोई चीज नहीं होती है सर, समाकलन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, y का सीधा सीधा पद होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। अब यहां गलती पता है क्या होती है हमारी, यहां गलती हमारे से ये हो जाती है कि हम इसका जो है समाकलन सीधा कर लेते हैं, कॉस का साइन के पद में कर लेते हैं, और उसके बाद चैन रूल के बारे में सोचते हैं। समाकलन में चैन रूल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसका इंटीग्रल कैसे करने वाले हैं हम, 0 से π/2, तो ये हो गया
इंटीग्रेशन में 0 से पाई की बात होगी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूले से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए और साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। और ये जो रिजल्ट रहा आपका है ना, इसका परिणाम हो गया dx और बाहर की ओर सॉरी dy है यहाँ पर dy और बाहर की ओर क्या है dx। अब देखिए सर, अब यहाँ पर चेन रूल की स्थिति नहीं है सर, है ना, पहला हमको एक्सपेंड करना था। अब cos x का पद जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलो इसको इंटीग्रल कर लेते हैं। तो बताइए cos x को आपने कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया, cos y का कर दिया तो cos y का हो गया sin y, तो cos x और ये sin y माइनस sin x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए sin y का होता है माइनस cos, तो ये हो गया प्लस का cos y, ठीक है जी। और इसको जो हम लोग यहाँ पर ऐसा 0 से पाई और पीछे की ओर dx, चलिए इसको देखते हैं। पाई रखते हैं सर, और जैसे ही पाई रखेंगे ध्यान देना ये 0 हो गया सर पाई रखने पर, और पाई रखा। अच्छा ये मान कहाँ रखना है, y के स्थान पर रखना है सर, ठीक है ना। पाई का जो मान है वो y के स्थान पर जैसे रखेंगे आप, तो क्या पोजीशन बन रही है, देखो 0 से π/2, y के स्थान पर रखने पर साइन पाई 0, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा सर, ठीक है। और यहां पर जब मैं पाई रखूंगा तो कॉस पाई का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो ये हो गया सर माइनस का साइन x हो गया। देखिए अपर लिमिट को मैंने डायरेक्ट रख दिया सर, इसको ध्यान देना, वापस से गौर करना, चूंकि हमने y के रेस्पेक्ट में समाकलन किया था, ये सीमाएं हमारी y की सीमाएं हैं, y के स्थान पर जब मान रखेंगे तो इधर साइन 180 डिग्री जो कि 0 के ठीक अपोजिट 0 मान है, इसको 0 कर दिया मैंने, और यहाँ पर कॉस पाई का मान -1 होने पर साइन का -1 से गुणा माइनस साइन x हो गया। अब 0 रखते हैं, और जैसे ही 0 रखेंगे सर, कहाँ रख रहे हो आप, y के स्थान पर रख रहे हो फिर से, और y के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान भी 0 हो गया, और यहाँ पर कॉस 0 का मान क्या रहा, 1 रहा, लेकिन बाद वाला माइनस के अंदर घटा करके लिखा जाता है, तो माइनस का साइन x और ये dx हो गया। चलिए तो ये हो गया सर माइनस का 2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन x dx, ठीक है। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये हो गया सर 2 cos x 0 से π/2। अब देखिए जैसे ही π/2 रखेंगे cos π/2 का मान क्या हो गया सर 0, तो 2 गुणा cos π/2 0 हो गया, और 0 रखने पर 2 cos 0 का मान हो गया 1, तो फाइनल आंसर 0 - 2 इज इक्वल टू -2। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर रहा। और जब आप इसको देख रहे हैं सर, तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज है ना हमको नजर आ सकती है, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा यहाँ से इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसको प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि चेन रूल आपका समाकलन के अंदर नहीं लगता है। तो मोस्टली ये भी जो है अपना नॉर्मल प्रश्न, एवरेज लेवल का आपका प्रश्न था, बहुत आसान नहीं था लेकिन किया जा सकता था। अगला प्रश्न जो है, 5 बिंदु A B C D E एक समतल में स्थित है, ठीक है, 3 बल लग रहे हैं, तो चलो A B C D E 5 बिंदु हैं, तो मैं सीधा सीधा कर लेता हूं, पंचभुज बना लेता हूं एक, है ना। 5 बिंदु ऐसे बना लिए हम लोगों ने, ये A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु और E बिंदु, ठीक है। अब आपका प्रश्न कह रहा 3 बल है AC AD और AE। देखो कैसे बल है, AC ये डायरेक्शन है AC, AD ये वाली डायरेक्शन है, और AE ये डायरेक्शन है। 3 बल तो ऐसे हैं, A पर कार्य कर रहे हैं, और 3 बल B पर कार्य कर रहे हैं, और B पर जो कार्य कर रहे हैं वो CB की डायरेक्शन में है। देखो C से B की ये डायरेक्शन हो गई, D से B की डायरेक्शन ये वाली हो गई आपकी, और E से B की डायरेक्शन ये हो गई। तो बताइए इनका परिणामी क्या होगा, और इनका परिणामी का मतलब ये है सर AC प्लस AD रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, AE और CB प्लस DB प्लस EB, इनका परिणामी क्या है। देखिए सर आसान प्रश्न हमारा था। अब गौर करो, देखो आप जब देखते हैं सर कि जब आपने त्रिभुज के नियम की बात की होगी, चतुर्भुज के नियम की, या किसी बहुभुज की बात की होगी, तो एक डायरेक्शन के अंदर आप चलते हैं, है ना, कि जैसे AB प्लस BC तो किसके बराबर होता है, AC के बराबर हो जाता है, ये जानकारी आपको होगी। और यहां पर देखें कि AC और C से स्टार्ट होने वाला CB, देखो ये पैर बना सकते हैं क्या हम, AC और C से स्टार्ट होने वाला
सी बी। इसी क्रम में ए डी और डी से स्टार्ट होने वाला डी बी, ये वाला ए डी और इसके साथ डी बी लिया, और उसी क्रम को फॉलो करते हुए ए ई और ई से स्टार्ट होने वाला ए बी। अगर चैन बनती है तो चैन बनाना, चैन कैसे बनाना कि जैसे ए सी, फिर अगर सी डी है, फिर डी ई है, फिर ई एफ है, तो उस प्रकार से आपको एक चैन बना लेना ताकि कहाँ से शुरू कहाँ खत्म हो रहा है। तो ए सी प्लस सी बी ये आपका ए बी के बराबर हो गया। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ए सी, ये ध्यान देना ये वाली डायरेक्शन है, ए से सी गए, सी से यहाँ पर बी आ गए, तो कुल मिलाकर आपका परिणाम क्या रहा, हमारा परिणाम ए बी रहा। वही चीज ए डी प्लस डी बी, ए से डी गए और वापस डी से बी आ गए तो पहुंच गए तो बी पर, यानी फाइनल जो हमारा रिजल्टेंट क्या है, ए से लेकर के बी तक का ही विस्थापन की बात हो रही है, तो ए बी हो गया। और ठीक इसी क्रम में ए ई प्लस ए बी, देखो ए से ई तक गए और फिर घूमते हुए आ गए, तो अब घूमे तो हम खूब ए से ई और ई से बी, लेकिन इनिशियल कहाँ थे, ए पर, एंड कहाँ हो गया, बी पर, तो आपका मूवमेंट क्या हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, ए बी डायरेक्शन में हुआ। तो कुल मिलाकर के 3AB ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। और ये प्रश्न भी जो है आपका औसत स्तर का प्रश्न था सर, बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न भी हमारा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाते हुए गिरती हुई नजर आ रही है। वर्षा की बूंदें वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हो तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। सर ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है ना, क्योंकि प्रश्न जब देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि करना क्या होता है। गौर कीजिए आप इस प्रश्न के लिए। प्रश्न कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए, मान लिया ये एक वेलोसिटी है, ठीक है ना भाई, चाहे व्यक्ति दौड़े चाहे बरसात की बूंदें जो है स्पीड के साथ में आ रही है, बेसिकली वेलोसिटीज की बात कर हो रही है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर गिरती हुई नजर आ रही है। गौर करें ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल इस प्रकार से है, तो बरसात की जो बूंदें हैं वो ऐसी नजर आ रही है सर, यहां से गिरते हुए ये डायरेक्शन जिसके अंदर ये कोण आपका 30 डिग्री का बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है। ये तो है सर व्यक्ति की बात हो रही है हमारी, और ये जो है वर्षा की बूंदों की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री कोण पर। प्रश्न कह रहा है यदि वर्षा की बूंदें वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हो, यानी इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, यानी इस वेलोसिटी को ज्ञात करने की हम लोग बात कर रहे हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी सर क्या चीज करना चाह रहे थे हम लोग। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है बेसिकली कहां से है, पहली चीज तो दिमाग में आए कि जो अपना स्टैटिक्स और डायनामिक्स का जो पार्ट है, जिसमें से शुरुआत वाला जो हिस्सा है वो आपका कॉमन है कि भाई बलों का एक बिंदु पर बलों का संयोजन हमने पढ़ा, एक बिंदु पर बलों का वियोजन पढ़ा, उसी प्रकार से दो वेगों का संयोजन, दो वेगों का वियोजन पढ़ा। तो ये दो वेगों का वियोजन संयोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से आ रहा है। अब चलिए, तो प्रश्न तो हम लोगों ने देखा सर, दौड़ने वाला व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है, वर्षा की बूंदें 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको इस प्रकार से इस डायरेक्शन में नजर आ रही है, आपको ये 30 डिग्री का कोण है। और अब प्रश्न कह रहा है कि अगर वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब चलिए सर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा वापस से उल्टे क्रम में डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि वर्षा में तो आपको नीचे की ओर जाना है, लेकिन अगर जब मैंने डायग्राम को वापस नीचे से ऊपर की ओर बना दिया, यानी इसकी मिरर इमेज की बात कर ली 1 मिनट के लिए, तो बताइए मिरर इमेज में क्या हो रही है। ये तो आपकी 20 है, ठीक है, मिरर इमेज इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये आपकी वर्षा है, ठीक है ना, वर्षा की बूंदें यहां पर इस डायरेक्शन में आ रही है। अब अगर इसकी मिरर इमेज करूंगा तो मुझे ये जो चीज है ये V आपको ज्ञात करना है। समझ गए बात को भाई, उल्टा डायरेक्शन इसलिए बना रहा हूं ताकि जो आपने पढ़ा है उस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोच सकें। तो V आपका ऊपर की ओर हो गया, और वर्षा की बूंदें जब इसकी मिरर इमेज होगी तो वर्षा इस प्रकार से आपके पास में होगी, ठीक है, और एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री है। तो अब मैं यहां से इसको कैपिटल V मान लेता हूं। तो आपने जब एक बल का दो घटकों में वियोजन किया होगा, देखिए अगर यहां पर फोर्स होता है तो उसके दो घटकों में वियोजन की बात हो सकती है। एक वेलोसिटी है, उसका दो डायरेक्शन के अंदर रिजोल्यूशन की बात करते हैं,
रिजॉल्व पार्ट्स, है ना, वियोजित भाग। तो चलिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर। देखिए जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, कैपिटल वी के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा सर? स्मॉल वी, एक मिनट, इस दिशा के अंदर है ना सर, तो एक मिनट, यहां पर इसको तो हम लोग ले रहे हैं सर u, है ना, ये है आपका v और वो है कैपिटल V। तो v का वियोजन क्षैतिज दिशा की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो u का जो मान होता है कैपिटल V साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए मैं वापस से बात करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको समझने में आसान रहेगा, क्योंकि हमने इनको तो खूब बार पढ़ा होगा। ये दो बल P और Q है, ये R है, अगर ये कोण आपका अल्फा है, ये कोण बीटा है, तो ऐसी स्थिति में P का मान R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा ऐसा होता है, और Q का जो मान है वह R साइन अल्फा यानी उल्टा होता है अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो मैं जो यहां पर बलों की बात कर रहा हूं वही चीज वेगों की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैं u को ज्ञात करना चाहता हूं, तो v के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। v और सामने वाला कोण ये बीटा का रोल प्ले कर रहा है और ये अल्फा का रोल है, ठीक है। और आपके दिमाग में आएगा अल्फा तो कितना है? अल्फा 60 डिग्री है, क्योंकि ये लंबवत है। सीधी सी बात है, व्यक्ति यूं दौड़ रहा है, बरसात की बूंदें नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गिर रही है, तो इनके बीच का कोण 90 होने का मतलब 30 और 60 है। चलिए वैल्यूज को रखते हैं। तो u का मान हमारे पास में है 20 बराबर v साइन बीटा का मतलब हो गया 30 और साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया 90। कुल मिलाकर के यहां से 20 बराबर कैपिटल V साइन 30 का मान 1/2 साइन 30 और v का मान हो गया 40 मीटर पर सेकंड, यानी बरसात की जो बूंदें हैं उनकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो गिर रही है सर। अच्छा एक मिनट सर, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मुझे अपनी यूनिट को भी उसी हिसाब से लेना चाहिए सर, ठीक है ना। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर हो गया। तो ये तो बात हो गई सर v। अब मुझे चाहिए इस स्मॉल v का मान, तो यहां से q वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, और q वाले फॉर्मूले में देखिए स्मॉल v बराबर क्या होगा? कैपिटल V साइन, और उधर वाला आएगा, है ना, जब ये v की बात कर रहे हैं तो उधर वाला यानी अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। चलिए वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। v का मान मुझे चाहिए था, कैपिटल V हमारा है 40, साइन बीटा का मान है हमारे पास में, एक मिनट, साइन अल्फा है ना, हाँ, अल्फा का मान है हमारा 60 बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन 90। वैल्यूज को पुटअप करने पर स्मॉल v बराबर 40, साइन 60 का मान हो गया √3/2 और साइन 90 का मान 1, 2 से 40 कट गया 20 बार, और स्मॉल v का मान क्या हो गया सर? ये हो गया 20 वर्गमूल 3, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। और ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका 20√3 जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर था। तो बेसिकली ये प्रश्न ऐसा था सर जो आप सोच सकते हैं कि कॉम्प्लिकेट स्थिति का प्रश्न है, क्योंकि हम लोगों को इसमें ज्यादा सोचना था, और ज्यादा भी जिस प्रकार से हमारा डायग्राम था ना, डायग्राम तो बेसिकली यही है सर, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में हुआ क्या कि भाई हम यहाँ पर कौन सा वेग है, किस दिशा में उसका वियोजन हो रहा है, ये सोचने की स्थिति में नहीं थे। तो मैंने इसी डायग्राम को थोड़ा सा वापस से, है ना, रीअरेंज कर दिया। भाई जैसा मेरा डायग्राम मुझे देखा हुआ था, जाना पहचाना था, उस प्रकार की डायरेक्शन के अंदर हम लोगों ने उसी डायरेक्शन को वापस से मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद में हम लोगों ने वियोजन वाला जो है, रिजॉल्व पार्ट्स वाले जो फॉर्मूले हैं उनको हम लोगों ने यूज किया है। और ये पार्ट जो है आपका स्टैटिक्स कहें चाहे डायनामिक्स कहें, दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन फॉर्मूले हैं आपका, है ना, चाहे संयोजन की बात करें चाहे वियोजन की बात करें। तो जब आपने पहले एक दिशा u के अंदर हमने बात की, है ना, क्षैतिज के अंदर वियोजन की बात की, तो v साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ऊर्ध्वाधर की बात की तो वहां से v साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो पहले कैपिटल V निकल करके आया पहले फॉर्मूले से, और दूसरे से स्मॉल v जो आपको चाहिए था ऑप्शन नंबर 3 निकल करके आया। तो हो सकता है ये प्रश्न छोड़ सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है अल्फा बीटा गामा किसी संख्या के घनमूल है। ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा जो है घनमूल की बात होती है सर, और घनमूल का मतलब क्या हो गया? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमारा प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के, अब कोई भी संख्या है तो उसके जो घनमूल है सर वो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मेशन में रहने वाले हैं। अब आप चाहो तो उसको
एक्स ओमेगा स्क्वायर कर दो, चाहो तो के ओमेगा स्क्वायर कर दो। आपको लगे भी पी कुछ अलग नंबर होगा, पी का परिणाम कुछ होगा, तो आप उसके साथ में टी ओमेगा स्क्वायर कर दो। लेकिन वो जो एक्स मानोगे या टी मानोगे या क्यू मानोगे वो सारे सारे कटने वाले हैं। तो इसलिए मैं सीधा सीधा यहाँ पर भाई घनमूल की बात कर रहा हूँ, तो अल्फा का मान 1 कर देता हूँ, बीटा का मान ओमेगा कर देता हूँ और गामा का मान ओमेगा स्क्वायर कर लेता हूँ। तो अल्फा बीटा गामा घनमूल है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सीधा सीधा हम लोगों ने सोच लिया। आपको लगे कि ना सर कुछ तो लिखना चाहिए, तो टी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अंत में टी कट जाएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक्स वाई जेड के लिए इसका मान क्या होगा। देखिए सर, हमारा मान एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा अपॉन में एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा। चलिए सर, अल्फा बीटा गामा आपके पास में 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ। एक्स अल्फा का मान 1, वाई बीटा का मान ओमेगा, जेड गामा का मान ओमेगा स्क्वायर। डिवीजन के अंदर एक्स बीटा का मान ओमेगा, वाई गामा का मान ओमेगा स्क्वायर, जेड अल्फा का मान 1। चलिए सर, यहाँ जो पोजीशन हमारी बन रही है वो बन रही है एक्स प्लस है ना वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर अपॉन में एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, एक जैसा आप पदों को बनाते हैं। आपको पता लगा कि भाई यहाँ पर एक्स है और यहाँ एक्स ओमेगा है, तो एक जैसा बनाने के लिए मुझे ओमेगा का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो केवल गुणा से काम नहीं चलेगा, तो मैं ओमेगा का गुणा भी करूंगा और ओमेगा का भाग भी दूंगा। ठीक है, तो ओमेगा से गुणा भाग करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए सर, जब ओमेगा से आप गुणा भाग कर रहे हैं तो ओमेगा का गुणा तो मैं कर देता हूं, एक्स ओमेगा का गुणा करने पर वाई ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा क्यूब हो जाएगा जो कि 1 के बराबर हो गया, और बटे में ओमेगा पड़ा रहे, और यहां पर एज इट इज एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड, और यहां से ये चीज आपकी कैंसिल हो जाएगी। और जब कैंसिल होगी तो हमारा रिजल्ट रहा 1 अपॉन ओमेगा, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और आपने पढ़ा है कि जब सम्मिश्र घनमूलों की बात होती है और अगर आपका परिणाम ओमेगा स्क्वायर के रूप में आता है तो ये आपके हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो आपने ये चीज पढ़ी है कि ओमेगा जो है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, इसको ओमेगा कहा करते हैं, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। और जब आप इस ऑप्शन को देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर के रूप में -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, पता लगा कि यहां पर नहीं है सर, इधर भी नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो गया सर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 क्या होना चाहिए था, माइनस कॉमन आकर के 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, तो ये प्रश्न भी जो है थोड़ा सा एवरेज से ऊपर आप इसको मान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि घनमूलों की बात है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आप ले लेते, अपना प्रश्न का आंसर हम लोग निकाल देते। तो चलिए सर, आज की इस क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। समय का याद रखना है, चैनल को आपको याद रखना है, और इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपके जानकारी में ये आ रहा होगा कि जब हमने 120 तक के प्रश्न कर लिए तो लगभग 30 प्रश्न जो हैं थोड़े से टेक्निकल रहे हैं, थोड़े से सोचने वाले हमारे प्रश्न रहे हैं। ठीक है सर, तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।